हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम एक्ट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कवर कर लिया था। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट कवर करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट ही क्यों पड़ा, थोड़ा इसको भी जानना ज़रूरी है। 1783 में ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट आती है उसके जो पीएम चुने जाते हैं उनका नाम होता है सर विलियम पिट द यंगर। क्या नाम होता है? विलियम पिट द यंगर। यंगर उनके नाम में इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो बहुत ही अल्प आयु में 24 साल की उम्र में वो पीएम बन गए थे और उन्हीं के शासनकाल में ये एक्ट आया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कह दिया जाता है। तो इस एक्ट का पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। भाई हमने 1773 के एक्ट में क्या देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास दोनों के ऊपर बैठा दिया। यानी कि अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। क्या 1784 में इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं, लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 1773 के एक्ट में उसमें 4 मेंबर्स थे टोटल। कितने मेंबर्स थे? 4। अब उन 4 मेंबर्स को घटा के 1784 के एक्ट में 3 मेंबर कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? पिछली बार 1773 के एक्ट में हमने देखा कि अगर 4 मेंबर होंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, और एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1773 के एक्ट में क्या होता था कि ये जो पांचों लोग हैं ना, ये मेजॉरिटी से वोट करते थे, मेजॉरिटी सिस्टम चलता था। मींस अगर 3 लोगों ने गवर्नर जनरल के खिलाफ वोट कर दिया है तो गवर्नर जनरल अपने एक्ट को पास नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसके साइड तो 2 है, एक वो खुद गवर्नर जनरल और एक साथ में चौथा आदमी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया, अब इन 4 आदमियों को घटा के 3 कर दिया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे 3 तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हो गए और एक खुद गवर्नर जनरल, यानी कि 4। अब अगर ये वोट करेंगे तो एक सिचुएशन ये बन सकती है कि 2-2 से टाई हो जाए, मतलब इन दोनों ने किसी और चीज़ को वोट किया है और इन दोनों ने किसी और चीज़ पे वोट किया, तो 2-2 से टाई हो सकता है। लेकिन क्योंकि 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया, वीटो पावर प्राप्त हो गई, इसलिए उसका जो वोट है वो सुपरसीड कर जाएगा, उसका जो वोट है वो मान्य होगा और ये 2-2 से टाई ना होकर गवर्नर जनरल के साथ में अगर एक भी मेंबर रहता है, अगर गवर्नर जनरल को एक भी मेंबर सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नर जनरल जो एक्ट पास करवाना चाहता है वो एक्ट पास हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट का जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, हमने देखा था कि कंपनी के दोनों ही तरह के मुद्दे, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स प्लस कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स, यानी कि कंपनी के राजनीतिक मुद्दे थे, कंपनी के व्यापारिक जितने भी मैटर्स थे वो दोनों को ही कौन डील कर रहा था? 1773 के एक्ट तक दोनों को ही डील कर रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। संचालक मंडल इन दोनों ही मैटर्स को डील कर रहा था। लेकिन अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया। अब कंपनी के पॉलिटिकल और कंपनी के कॉमर्शियल, यानी कि कंपनी के दोनों ये जो अफेयर्स हैं, दोनों ये जो मुद्दे हैं, इनको डील करने के लिए एक अलग अलग बॉडी बना दी। यानी कि पॉलिटिकल जो मुद्दों को डील करेगी वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही रहा, लेकिन कंपनी के कॉमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए अब एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
क्योंकि इसमें तो पहले से हमें पता है इसमें 24 मेंबर बॉडी है ये, लेकिन ये थी 6 मेंबर बॉडी, और ये 6 के 6 मेंबर सरकारी आदमी होते थे। ठीक है, इस एक्ट का लाने का मतलब ही ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश जो सरकार है उसका नियंत्रण बढ़ाया जाए, जिससे ब्रिटेन में जो लोगों के बीच में असंतोष फैल रहा है उसको भी कम किया जा सके, और भारत में भी लोगों को एक थोड़ा सा ये दिखाया जा सके कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से आप पे रूल कर रही है। तो इन 6 मेंबर बॉडी में एक जो होता था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इन 5 मेंबर्स के नीचे मतलब 5 मेंबर को हेड करता था। जो 5 मेंबर का चीफ होता था उनमें से एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको हम राज्य सचिव कहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेंगे इसको हम, राज्य सचिव। अब इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मत समझ लेना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पोजीशन हमें 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आता है, 1858 का जो एक्ट आता है कंपनी का, उसमें आता है पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पोजीशन, भारत सचिव। ये भारत सचिव नहीं है, ये राज्य सचिव है। फिर एक मेंबर ये हो गया 6 में से। 4 मेंबर जो होते थे वो होते थे प्रीवी काउंसलर्स। इन 4 मेंबर्स को डायरेक्ट कौन अपॉइंट करता था? क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन है वो अपॉइंट करता था इन चारों के चारों मेंबर्स को। ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करता था, और एक जो मेंबर होगा वो होगा एक्सचेकर। तीसरा जो पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पोजेशंस थे, टेरिटोरियल पोजेशंस थे, यानी कि उनका जहाँ पे अधिकार था उनको अब ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश पोजेशंस। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्टेट प्रोविंसेस थे जो हमारे, जो 2 बंगाल में तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया, लेकिन जो 2 अदर प्रोविंसेस थे हमारे, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस, अब 1784 के एक्ट में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर कर दिए हैं, तो इनमें भी 1784 के एक्ट में ही इन दोनों प्रेसिडेंसीज में भी 3-3 मेंबर्स ही कर दिए गए, और इन 3 मेंबर्स में से एक को चुन, मतलब इसके 3 मेंबर और इसके 3 मेंबर, है ना। और इन तीन मेंबर्स में से एक होगा कमांडर इन चीफ, और इनमें से भी एक होगा कमांडर इन चीफ। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोनों ही एक्ट 1773 और 1784 के जो दोनों ये एक्ट हैं, बहुत ही छोटे छोटे एक्ट हैं। इनमें 3-3, 4-4 पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।